क्यों 100, क्यों देखा, क्यों 100, क्यों देखा इकबाल ने ख्वाब, जो मुश्किल आता है, क्यों 100 मड, मट्टी के अंदर मड, और मड का आंसर फेस है। ये कोड है, ये कोड है पाकिस्तान को बनते ही 1947 में क्या मुश्किलात आ गई। आप बताएं कितना अच्छा है कि हम इसे कोड से ही याद कर लेंगे। यस नो? क्यों क्या है, सबसे पहले क्यों से समझ गए होंगे। कायद आज़म की डेथ बहुत ही मसला हुई, कायद डेथ, हमारा लीडर की डेथ हो गई, ये बहुत बुरा हुआ। लेकिन इंडिया में क्या हुआ, जो इंडिया का कायद था वो इंडिया बनने के 16 साल तक जिंदा रहा, नेहरू। गांधी तो कायद कह सकते हैं, वो एक लीडर था, लेकिन नेहरू भी इसके बराबर का लीडर था ना, फाउंडर था। वो 16 साल तक जिंदा रहा। उसने इंडिया को नहीं, एक बच्चा पैदा हो उसका बाप फौरन मर जाए तो वो बच्चा यतीम होगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसका बाप उसे 16 साल तक उसके साथ रहे तो बच्चा जो है वो सीख जाएगा ना कुछ। तो हमारा जो पाकिस्तान बच्चा पैदा हुआ, इसका बाप फौरन ही मर गया। नहीं है समझ में? तो जाहिर बात है कंट्री पहले ही साल क्या हो गई, यतीम हो गई। यस नो? अब समझाएं तो आप कायद की डेथ जो थी वो बड़ी मसाइल बन गई पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में झगड़ा शुरू हो गया लीडरशिप का कि अब कौन लीडर बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ी लीडरशिप, बहुत बड़ी चीज होती है। कायद की डेथ क्या थी, हमारे लॉस्ट कर गए क्या चीज, लीडरशिप। ये हमें लॉस्ट हो गया। यस नो? अब ईमानदारी बताओ, ये सवाल आता है एग्जाम में कि पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है हुई 1947 में, तो आप कायद डेथ तो भूल जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यस नो? फिर देखते हैं एस क्या है। एस है सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ रेफ्यूजीज। ठीक है ना? अब क्या था कि रेफ्यूजीज का सेटलमेंट कैसे हो। रेफ्यूजीज समझते हैं क्या? वहां के जो लोग यहां आ रहे थे उनके सेटलमेंट का मसला था, उन्हें काम बैठाएं, कहीं कुछ कराची में आए, कुछ कहीं और गए, नहीं समझे। एक बड़ा एक मुसीबत थी कि तकरीबन कोई 30 लाख लोग आए, एक एक जगह आ रहे थे, तो बड़ा मुश्किल था। फिर आपको याद है इसी दौरान ट्रेनों में कटी और लोग मरे। यस नो? जो इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे उसमें कितने लाख लोग मर गए, जो पढ़े लिखे भी थे, ज़हीन भी थे, वो हमने लॉस्ट कर गए उनको। यस नो? और फिर जो लोग आए यहाँ पे उनके पास ना कमरा था, ना बिस्तर था, जमीन थी, बारिश थी, धूप थी, और वो खुद लोग थे। ये बहुत बड़ा मसला हो गया था, हमें इनको कहाँ बसाएं, कहाँ जगह दें, क्योंकि जो लोग इंडिया से आ रहे थे वो बहुत अमीर लोग थे। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि हमारे तो वहां पे महल थे। वो लोग यहाँ जब आए उन लोग जमीन पे सो रहे थे, सिर्फ इसलिए कि एक इस्लामिक मुल्क बन रहा है, हमारा एक मुल्क होगा, हम आज़ाद होंगे। उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। अगर मुझसे कोई कहे अब्बास अपना घर कराची में छोड़ दो, एक आज़ाद मुल्क में जाना है, मैं कहूँगा भाग जा, भाग जाओ भाई, मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा। कि अपनी गाड़ी छोड़ दो, घर छोड़ दो, पैसे छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो और आओ एक मुल्क में चलते हैं। मैं कहूँगा पागल हो गया हूँ क्या? मैं कोई 1947 का नहीं हूँ, मैं 2023 का आदमी हूँ, मैं अक्लमंद हूँ, मैं नहीं जा रहा। लेकिन कायदे-ए-आज़म की बात में कितना कितना कशिश थी, कितनी क्या नाम है, अपीलिंग पर्सनैलिटी थी कायदे-ए-आज़म की, क्रास्मेटिक पर्सनैलिटी, क्रास्मेटिक आप समझेंगे नहीं, अपीलिंग पर्सनैलिटी थी कि लोग उस वक्त सब छोड़ के, दौलत छोड़ के, घर छोड़ के, बंगले छोड़ के कायदे-ए-आज़म के साथ जमीन पर, मट्टी पर रहने के लिए आ गए। यस नो? तो इसका मतलब कायदे-ए-आज़म की लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग थी ना। यस नो? मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से उठो, चलो मेरे साथ, चलो दरिया में चलते हैं, मैं आपको लेके चलूंगा, मैं तुम्हारा कायद, जाओगे मेरे साथ? कभी नहीं जाओगे। एक कायदे-ए-आज़म की शख्सियत पे लोग आए, बहुत बड़ी बात थी। तो ये बहुत बड़ी हिजरत है, याद रखिएगा। माइग्रेशन जो हुई
उसकी बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनकी सेटलमेंट का। उनको घर, उनको रहना, घर में घर चाहिए, वॉशरूम चाहिए, किचन चाहिए, बेडरूम चाहिए, ये सब नहीं था। यस नो? फिर क्या था? फिर है क्या? ए। अब अब क्या हुआ? अब जो लोगों को पता नहीं उनको बता दूं कि 47 में इंग्लैंड की पूरे इंडिया पे हुकूमत नहीं थी। पूरे इंडिया पे अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। कुछ हिस्सा फ्रांस ने कब्जा किया हुआ था, कुछ हिस्सा पोर्चुगीज ने कब्जा किया हुआ था वहां पे। 47 में जो इंग्लैंड के पास इलाके थे ना, वो इंग्लैंड ने दे दिए पाकिस्तान को और इंडिया को। बाकी इलाके तो फ्रांस के पास थे और पोर्चुगीज के पास थे। यस नो? याद रखिएगा। वो बाद में बात करेंगे, फ्रांस वालों की तो बात ही नहीं कर रहा। MUNA, मुना, WAD, मुनावदन, ठीक है ना? अब क्या हुई, कुछ इलाके ऐसे थे जिसपे ना फ्रांस का कब्जा था, ना पोर्चुगीज का कब्जा था, ना इंग्लैंड का कब्जा था। वो इलाके आजाद थे, जिसमें कश्मीर है, जिसमें आपका हैदराबाद है, जिसमें आपका क्या नाम है, जूनागढ़ है। ठीक है? अब ये बात हुई कि ये इलाके इंडिया को दें या पाकिस्तान को दें। ये एक बड़ा मसला हुआ। ये बड़ा एक मसला हुआ कि ये इलाके किसको दिए जाएं। तो इस पे बहुत बड़ा मसला था। कादिज़म ने इसको देख रहे थे, लेकिन कादिज़म यहाँ पे अकेले थे। वहां पे जो शख्स था ना, जो कादिज़म के मुकाबले में, वो था सरदार पटेल। इसका नाम याद रखो, सरदार पटेल। बोला भाई छोड़ दो, सरदार पटेल याद कर लो, SP। सरदार पटेल जो था ना, ये बहुत बहुत ही 420 तेज आदमी था। अब इलाके थे जो अंग्रेजों ने तो दे दिए पाकिस्तान को और इंडिया को, और कुछ इलाके आजाद थे, उन्हें कहते थे प्रिंसली स्टेट। ऐसे इलाके जो आजाद थे वो उन्हें क्या कहते थे? प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट बहुत थे, 10, 15, 20, 25, 50, 100 नहीं, कई सारे के सारे ऑलमोस्ट इंडिया ने अपने पास कब्जे में ले लिए। कैसे कर लिए? इंडिया अपनी फौज ले गया और उन इलाकों से कहा बंदूक रख के कि चलो भाई हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ जुड़ जाओ। यस नो? ये एक मसला हो गया था। पाकिस्तान को जूनागढ़ मिलना चाहिए था, ठीक है ना? वो पाकिस्तान को नहीं मिल सका, ठीक है नहीं? पाकिस्तान को कश्मीर मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिल सका पाकिस्तान को। हैदराबाद पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, नहीं मिल सका पाकिस्तान को। बहुत सारी। इसके बाद, इसके अलावा, ये तो प्रिंसली स्टेट थे ना, इसके अलावा टापूस थे। टापूस कहते हैं आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड थे, उस पर भी पाकिस्तान को नहीं मिल सके। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। आजादी का मतलब ये नहीं था समझे ये तुम्हारा ये हमारा। ये तो वो इलाके जो अंग्रेज के पास थे वो उसके लिए हो गए तुम्हारा ये हमारा। जो इलाके अंग्रेज के पास नहीं थे उसमें बहुत मसला आ रहा था कि कौन लेगा। यस नो? कश्मीर हम चाहते थे वहां की आबादी मुसलमानों की, वो हमें मिले, ठीक है, हमें मिलना चाहिए था, नहीं मिल सका, ठीक है। इसी तरह और दूसरे इलाके थे, नहीं मिल सके हमें। अब उन इलाकों के नाम भी मैं आपको भेजूंगा, उसका कोड बना के, वो आप याद करेंगे। अभी उसके चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा कोड खराब हो जाएगा। अभी हमें मोटे मोटे पॉइंट हो गए क्या कि एनेक्सेशन, एनेक्सेशन माने जोड़ना, जोड़ना, क्या जोड़ना, अपने साथ जोड़ना था पाकिस्तान को। जो इलाके वो जोड़ना पाकिस्तान के लिए मुश्किल पड़ रहे थे, क्योंकि जो सरदार पटेल था ये बहुत गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा था जोड़ने का। कायदे-ए-आज़म
एक बोल सकता हूं इंग्लिश में, इंग्लिश डेमोक्रेटिक तरीके से, एक सियासी तरीके से चाहते थे वो हमारे पास इलाके आए। ये फड्डेबाजी, गोलियां चला के, गुंडागर्दी करके कायदे की को ये पसंद नहीं था। समझ आ रहा है नहीं? लेकिन सरदार पटेल कायदे के मुकाबले में क्या कर रहा था? कब्जे कर रहा था, कब्जे जो हम करते हैं ना आजकल, करते हैं ना कब्जा ग्रुप, हम बन गए। तो ये सरदार पटेल से हमने सीखा है। समझा? सरदार पटेल इंडिया के लिए काम कर रहा था और कायदे-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। तो सरदार पटेल चाह रहा था जो प्रिंसली स्टेट हैं वो सारी मेरे पास आ जाएं। कायदे-ए-आज़म चाह रहे थे कि वो हमारे पास आ जाएं। ठीक है नहीं? तो सरदार पटेल का तरीका गलत था, थोड़ा सा गुंडागर्दी का था। जिन्ना का तरीका पढ़ा लिखा था, या डर के कह रहा हूं इंग्लिश में, डेमोक्रेटिक। मुझे नहीं पता, अभी मैंने डेमोक्रेसी आपको पढ़ाई नहीं है कि आपको डेमोक्रेसी का मतलब पता होगा। मैं नहीं समझता डेमोक्रेसी आपको पता भी होगी। ठीक है, डेमोक्रेसी कई किस्म की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की 5-6 किस्में, मुझे नहीं पता आपको आती है नहीं आती है। जैसे मैं डेमोक्रेसी की छोड़ देता हूँ, ये कह देता हूँ कायदे का तरीका साफ सुथरा तरीका था। ठीक है, और उनका तरीका जो था वो बेहुदा तरीका था, गलत तरीका था, गुंडागर्दी थी इसमें। सरदार पटेल साहब ने, याद रहे। तो आपसे सरदार पटेल आपका दुश्मन पैदा हो गया। अब आप सरदार पटेल का नाम सुनेंगे तो इस नाम को देके खुश नहीं होंगे। जब भी तारीफ में बात की जाएगी सरदार पटेल की, तो आप क्या कहेंगे? ये आदमी अच्छा नहीं था। और ये कौन था? आप इससे पूछें था कौन? वजीर आजम इंडिया का कौन है पहला? नेहरू। कौन है? नेहरू। कौन है? नेहरू। ये कौन था? ये था वजीर आजम का नाइब, ये था डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। कौन था? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। डेप्यूटी माने अगर नेहरू मर जाएगा तो ये आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नेहरू जिंदा रहा। ठीक है, तो ये कौन है? याद रहे कौन था ये? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर था। कौन? ये सरदार पटेल। क्लियर हो गई बात? ये नहीं? और नेहरू कौन थे? प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम। तो इंडिया का पहला वजीर आजम कौन है? नेहरू। तो वजीर आजम मैंने बताया था लास्ट क्लास में, वजीर आजम मुल्क चलाता है, वजीर आजम मुल्क चलाता है। तो इंडिया का पहला वजीर आजम कौन है? नेहरू। और कितने साल जिंदा रहा? 16 साल। ये 16 साल इसने मुल्क चलाया, तो बताओ इसने मुल्क बना दिया ना? समझ में आ गया नहीं? क्लियर हो गई बात? ये नहीं? तो ये इस वजह थी इंडिया की कामयाबी की, कि इंडिया के शुरू के 16 साल उस आदमी ने चलाए जो इंडिया से बहुत मुखलिस था। वो इंडिया का फाउंडिंग फादर में से, गांधी, सरदार पटेल, नेहरू, ठीक है, अब्दुल कलाम, ये सब कौन है? इंडिया के फोर फादर हैं। ठीक है ना? अब्दुल कलाम आजाद का नाम सुना होगा, मुसलमान थे लेकिन वो इंडिया के की तरफ से कायदे से के मुखालिफ थे। हालांकि वो मुसलमान थे लेकिन उधर इंडिया की तरफ थे वो। ठीक है नहीं? ओके, तो सरदार पटेल को आप बहुत प्यार से देखेंगे, बहुत प्यारा आदमी था ये। बेटा ये हम नहीं टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है इंडिया का इस वक्त। इस वक्त हमें कोर्ट पे आना है, कोर्ट करना है, अपने अपने आपको फोकस कर, बहुत लिमिटेड, मैं इसकी कोर्ट पे लेके आ रहा हूँ, लिमिटेड रहना है। वो टॉपिक दूसरे कोर्ट में कवर हो रहे हैं। अभी इस वक्त हमारा अपने आप को बहुत लिमिटेड करना है। क्या कि हमें इशू क्या है? हमारा इशू जो है वो ये है, हमारा इशू जो है वो क्या है? कोर्ट कवर हो जाए हमारा, क्योंकि हमें क्लास खत्म करनी, टाइम अब कम है। तो पहला इशू क्या है? कायदे की मौत हो गई। दूसरा इशू क्या है कि जो वहां से लोग आए थे, अब हमारे घर में मिसाल के तो मेहमान आ जाए 15-20, तो हमें बिठाना मुश्किल हो जाता है। कहाँ बिठाएं यार? एक घर में एक मेहमान आ जाए तब क्या कहते हैं? ओ यार मुसीबत, यस नो, कितनी मुश्किल हो जाती है। और फीमेल ज्यादा आ जाए तो मुश्किल होती है, अरे लड़के चलो बाहर आओ, तुम लोग लड़के निकलो यहाँ से, एक मुश्किल। ठीक है नहीं? अच्छा फीमेल हो तो मेल आ जाए तो मुश्किल, बेचारी औरतें कहाँ जाएं? होता ही नहीं। खुद सोचो कितने इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे हैं, यहाँ एक मुश्किलात तो आई थी ना। फिर इसमें कितने लोग मर गए, ट्रेनें कटी, सिखों ने, जो सिख नहीं होते बांधते पगड़ी, उन लोगों ने जो है वो बहुत मारा। पाकिस्तान जो वहां से आ रहे थे इंडिया से, सिखों ने बहुत मारा, कत्ल किया। अब क्यों कत्ल किया? एक अलग इशू का अलग कोर्ट में पढ़ेंगे। सिखों ने मारा उन लोगों को, यस नो। फिर क्या था? एनेक्सेशन का इशू था कि हमने जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्हें जोड़ना था, उसमें मुश्किल हो रही थी। सरदार पटेल हमें टफ टाइम दे रहा था,
क्या दे रहा था हमें? टफ टाइम दे रहा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कोड पूरा करो फिर आगे बात करें। ऐसे सारे कोड बने हुए तुम्हारे इंशाल्लाह। बस ये करते हैं कि कश्मीर, जूनागढ़, मधुपुर, बहुत सारे इलाके हैं ना, ठीक है। आप इसको उड़ाई दें, चलें। कश्मीर, इसका कोड बता दूंगा कौन से इलाके थे जो कि मसाइल बने। अच्छा ओके, नेक्स्ट देखते हैं जल्दी जल्दी। वाटर क्राइसिस, अब क्या है? डब्ल्यू क्या है? पानी का मसला आ गया। आज भी मसला है हमारे यहाँ वाटर क्राइसिस। अब ये क्या करें? अब ये मसला आ गया कि आबादी ज्यादा है, पानी कम है। अब क्या पिए पानी? नहीं है समझे, पानी का भी तक मसला आ गया। अब ये बिजली का मसला, हाँ बिजली का भी मसला था, जाहिर बात है। लेकिन पानी का मसला, पहले आप बिजली के बगैर रह सकते हो, पानी के बगैर नहीं रह सकते, मर जाओगे। तो वाटर क्राइसिस है, मैंने मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें रखी हैं। वाटर क्राइसिस आ गया कि अब क्या करें, पानी की शॉर्टेज हो रही थी, हमें प्रॉब्लम हो गई कि हमारी जो लोग जनता है, आबादी है, उसको प्रॉब्लम हो गई पानी की। फिर वापस आ जाते हैं कोर्ट की तरफ। पाकिस्तान बनने के बाद क्या प्रॉब्लम आई? पहला नंबर 1, कायद आज़म की डेथ हो गई अर्ली, 1 साल के अंदर अंदर डेथ हो गई, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या आई? जो हमारी रेफ्यूजीज थे उनको सेटल करना था, उनको ठिकाने लगाना था, उनको सही जगह बिठाना था, ये प्रॉब्लम आ रही हो गई। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? एनेक्सेशन की थी कि हम अपने साथ जो इलाके जोड़ रहे थे उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। सरदार पटेल हमें टफ टाइम दे रहा था, ठीक है ना। वो 420 चालाकी, कनिंग, क्लेवर आदमी था, बहुत ज्यादा कनिंग भी था, क्लेवर भी था। कायद आज़म शरीफ आदमी थे, असूल पसंद आदमी थे, ठीक है ना। फिर आ गया कौन सा झगड़ा? वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस आ गया। हम वाटर क्राइसिस को, फिर हमने वाटर क्राइसिस के बाद क्या हुआ? फिर एम आ गया, मैस किलिंग। एक झगड़ा क्या हुआ? एक और मुसीबत क्या थी हमें? मैस किलिंग। मैस किलिंग, मैस किलिंग क्या है? जो इंडिया से पाकिस्तान, अभी मैंने बताया, जो लोग आ रहे थे उनको बहुत बुरी तरह मारा गया। छोटे छोटे बच्चे, 2-2 महीने के, 3-3 महीने के बच्चे, उनको भी मार दिया गया। औरतें जो प्रेग्नेंट थी उनको भी मार दिया गया, चाकू मार दिया गया पेट में। इतना बुरा हाल किया है, इतनी किलिंग हुई, मैस किलिंग। एक मुसीबत हो गई ना। अब क्या वो मैस किलिंग हो गई? अब जो लोग जिनकी किलिंग हुई वो रोने लगे कायद आज़म से, क्या है मेरा अब्बा मर गया, मेरा दादा मर गया, मेरा। वो एक कायद आज़म के लिए एक मुसीबत बन गई कि जो जिसका आदमी मरेगा तो रोएगा नहीं वो। तुम्हारे जना साहब आपके कहने पे हम इधर आ गया, हमारा तो लोग मर गया, ठीक है नहीं। एक मुसीबत, मैस किलिंग हुई। मैस माने बहुत ज्यादा, मैस माने बहुत ज्यादा किलिंग हुई है। तो 30 लाख के 20 लाख लोग मरे इसमें। ये कोई छोटी फिगर नहीं है, बहुत बड़ी फिगर का कत्ल हुआ है इसमें, समझ में आ गया। पर 20 से 30 लाख, फिगर तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते हम, सही 20 से 30 लाख लोग मारे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? फिर एक और चीज झगड़ा था कि अनफेयर। अब क्या आएगा इसके बाद? यू, अनफेयर, अनफेयर, अनफेयर बाउंड्रीज। अनफेयर बाउंड्रीज का मतलब है कि हमें जो इलाके दिए गए, जो इंडिया ने जो हमें मिलने चाहिए थे, वो इलाके हमको नहीं मिले। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने बता दिया प्रिंसली स्टेट, मैं प्रिंसली स्टेट की बात कर रहा था। या प्रिंसली स्टेट की बात नहीं, यहाँ बात करो जो अंग्रेजों के पास इलाके थे। प्रिंसली स्टेट पे तो अंग्रेजों का भी कब्जा नहीं था, ना पाकिस्तानियों का था, ना हिंदुओं का था। ये आजाद इलाके थे, उसमें भी प्रॉब्लम हुई और उसमें सरदार पटेल ने की। लेकिन जो बाउंड्रीज की थी वो अंग्रेजों को चाहिए था कि ईमानदारी से करते। ये अनफेयर बाउंड्रीज की डिस्ट्रीब्यूशन की, नहीं समझे? अनफेयर की, बहुत से इलाके हमें मिलने चाहिए थे। और ये कौन कर रहा था? रेडक्लिफ, याद है? ये कौन आदमी था? रेडक्लिफ एक अंग्रेज था। इसने आके क्या किया? वो आया, कहां से आया? इंग्लैंड से आया। और आने के बाद इसने क्या किया? पाकि मुसलमानों को कुछ इलाके दिए और कुछ इंडिया को दिए, हिंदुओं को दिए। इसको सबसे पहली बात ये मुझे बताओ कि तुम किसी जगह गए नहीं हो, कभी कभी नहीं गए, क्या उस इलाके को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? रेडक्लिफ पहली दफा इंग्लैंड आया था और इसने आके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे बड़ी बात है, किसी तजर्बेकार आदमी को यह काम देना चाहिए था। अंग्रेजों ने क्या किया? एक ऐसे आदमी से ये काम करवाया जिसको इसका तजर्बा
नहीं था, और ना ही ये प्रोफेशनली कोई इंजीनियर था कि वो जानता कि कौन सा, नहीं समझे। ये तो एक नहीं, पॉलिटिशियन भी नहीं था। तो एक तरह से समझे कि ये ऐसे आदमी को भेज दिया जिसको इस काम का तजर्बा ही नहीं था। अंग्रेजों से हमने पूछा कि ऐसा क्यों किया तुमने, मैंने एम्बेसीज में बात की, जब एम्बेसडर से, आपने ऐसा क्यों किया आप लोगों ने, तो उन्होंने कहा हमने इसलिए ऐसा किया कि हम किसी पुराने अगर आदमी को भेजते हैं तो नेहरू का दोस्त होता या जिना का दोस्त होता तो वो बेईमानी करता, हमने नए आदमी को भेज दिया, ना वो जिना को जानता हो ना नेहरू को जानता हो, ताकि वो ईमानदारी से काम करें। ये बात भी सही है, उनका भी मौक़िफ़ गलत नहीं है, इसलिए हमने ऐसे आदमी को भेजा जो कभी इंडिया नहीं आया था। लेकिन मैंने कहा वो तो ठीक है, अच्छा किया आपने, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मुझे कोई कहे गोश्त काटो, और गोश्त काटना तो मुझे आता ही नहीं है, या नहीं, मेरी बीवी से गोश्त काटो तो काट देगी, क्यों कैसा, तो आपने मेरी बेगम से गोश्त सही काटा आपने, वो कहेगी बास को काटती रहती हूँ, आज आइडिया है मुझे, सही है, उसे तो तजर्बा है, गोश्त सही काट देगी। हम काट सकते हैं, हम तो उल्टा सी गोश्त काटेंगे, बोटी छोटी बड़ी, नहीं समझे, उल्टी सीधी काट देंगे, हमें आइडिया ही नहीं है। तो इसका मुल्क जो काटा उसने, इधर पाकिस्तान को दिया, इधर इंडिया को दिया, उसको कोई तजर्बा ही नहीं था काटने पीटने का, ठीक है नहीं। मिसाल समझ में अच्छी थी ना, मिसाल जो मैंने आपको दी, समझ में आ गया, ओके। सर मेरी वाइफ भी टीचर है यहाँ पे, वो घबराहट होती है कि ये मूवी में चला जाएगा, चले कोई बात नहीं, मार खा लेंगे। और अब क्या है, आपके पास एक और मसला क्या आ गया, डी से क्या है, डिफेंस। आपके पास डिफेंस का मसला था, डी से क्या है, इंडिया ने क्या किया, जो हमें डिफेंस में सामान मिलना चाहिए था, जो हमें डिफेंस में जो हमें असला मिलना चाहिए था, इंडिया ने वो हमें कम दिया, तो हमारा डिफेंस बहुत ही कमजोर था, यस नो। हमारे पास जहाज भी कम थे, हमारे पास टैंक भी कम थे, हमारे पास असला भी कम था, इंडिया ने हमारे साथ इसमें बेईमानी की। अंग्रेजों ने यहाँ पे सही काम नहीं किया, अंग्रेजों को चाहिए था खुद खड़े होके ये डिस्ट्रीब्यूशन करवाते, जो अंग्रेजों ने लापरवाही दिखाई। हिंदुओं ने क्या किया, इस पर बेनिफिट लिया और बहुत सारा असला अपने पास रखा, वो हमको नहीं मिल सका, इसलिए हमारी डिफेंस उस वक्त कमजोर थी, बहुत मजबूत है, ठीक है ना, ओके। तो समझ में आ गया, तो डिफेंस हमारी कमजोर थी, ओके। नेक्स्ट, फिर क्या है, अब क्या है कोड, एफ, फेडरल कैपिटल। हमारे पास कोई फेडरल कैपिटल नहीं था, आज तो इस्लामाबाद है, पहले नहीं था। फेडरल, यहां लिख दूं, फेडरल कैपिटल, फेडरल कैपिटल का मसला था, हमने इसको मजबूरन क्या किया, कराची को बना दिया, हमने कराची को बनाया। अब कराची उस वक्त आबाद तो नहीं था, जो एक कैपिटल के पास चीजें होनी चाहिए वो तो नहीं थी कराची के पास। इस्लामाबाद तो बहुत बाद में बनाया, अयूब खान के दौर में बनाया, 60s में, यानी इस्लामाबाद बनाया कैपिटल 60s में, पाकिस्तान बनने के कई साल के बाद, 30 साल के बाद, समझिए, समझे 25-30 साल के बाद। तो हमें कैपिटल का भी बड़ा मसला था, कैपिटल हो वहाँ पे वजीर प्राइम मिनिस्टर बैठे, वहाँ पे टीम बैठे, काम करे, कंट्रोल करे। कोई SMS था नहीं उस जमाने में, टेलीफोन थे नहीं उस जमाने में, नहीं समझे, अब तो बड़ा आसान है कंट्रोल करना, तो ये सब चीज़ें नहीं थी। अब बताएं कि बड़ा कैपिटल ना हो, हमने मजबूरन किस पे काम किया पता है आपको, हमारे पास स्टेपलर नहीं था। स्टेपलर का काम पता है हम कैसे करते थे, ये कांटे नहीं होते हैं बाबुल के, कांटे नहीं, पेड़ों में कांटे लगे होते हैं, हम इससे कागज को स्टेपल करते थे, यानी हमारे पास, और किस पे बैठते थे, कुर्सी नहीं थी, तो वो पत्थर पे ना हमारे ऑफिसर्स बैठ के पत्थर पे काम किया करते थे, लकड़ी की टेबल पे, क्यों, हमारे पास चीजें नहीं थी, यस नो। फिर क्या है, ए, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे क्या हुआ, एसेट, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो इंडिया ने हमें देने थे, कैश, पैसा देना था हमको, हमको मशीनें देनी थी, मशीनें, एसेट माने मशीनें और पैसा, मशीनें और पैसा दफ्तर के लिए, पैसा भी चाहिए था मुल्क को चलाने के लिए, इंडिया ने वो हमें कम दिया, हमारा जो हक बनता था उससे इंडिया ने हमें बहुत कम दिया। तो हमारे पास कैश नहीं था, कैश नहीं था, हमारे पास मशीनें नहीं थी, हमारे पास फर्नीचर नहीं था, इंडिया ने हमें इस मामले में नुकसान पहुंचाया, यस नो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या है, सी, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास
आइन नहीं था, मुल्क चलाने का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था हमारे पास कि मुल्क को चलाने के असूल होते हैं ना। अगर हमारे पास आइन हमारा क्या है, कुरान है, अगर हमसे कुरान ले लिया जाए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना। इसलिए मुल्क को चलाने के लिए आइन होता है। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के पास आइन नहीं था, और आइन पाकिस्तान के पास ने बनाया 9 साल के बाद। 9 साल तक पाकिस्तान के पास आइन नहीं था। तो आप अंदाजा करें कि वो मुल्क बगैर आइन के चल कैसे सकता है। नहीं ऐसा, ये प्रॉब्लम थी हमें। इंडिया ने अपना आइन बना लिया था 51 में। कब बना लिया था? 51 में। कब बना लिया था? कब बना लिया था? हमने बनाया 56 में, ठीक है ना। तो हमने आइन ना होना, ठीक है, ये एक बड़ा था, क्योंकि हमारा आइन आया है, पाकिस्तान का आइन आया कब आया? COP, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 में। ये बहुत जरूरी है। बगैर मुल्क के, बगैर आइन के मुल्क चलाना एक बहुत गलत बात है, जो मैं बताऊंगा आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आई। वो तो फॉलो, उसमें वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फॉलो किया था। वो कम से कम हमारे लिए था नहीं ना। एक वो चीज जो आपके लिए नहीं है वो मैं आपको दे दूं, आपको नजला है, मैं आपको दे दूं आइसक्रीम, आपके लिए नहीं है, मैं नजले में आपको आइसक्रीम खिला दूं तो मैं तो और आपको बर्बाद कर दूंगा। 1935 का जो लॉ था वो हमारे लिए नहीं था, हमने जबरदस्ती उसे यूज किया, इस वजह से वो हमारे लिए और नुकसानदेह बन गया। यस नो है। ई इकोनॉमी, ई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत बात की है। इकोनॉमी, इकोनॉमी हमारी बिल्कुल ही बर्बाद थी। पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद थी। पाकिस्तान के पास एक भी बड़ी फैक्ट्री नहीं थी। अब बताइए, सब इंडिया में रह गई। और यूनिवर्सिटीज, इकोनॉमिक में बहुत सारी आई कि इकोनॉमिक में हमारे पास कोई इदारे नहीं थे, यूनिवर्सिटीज नहीं थी हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास बिजनेस नहीं थे। ये बड़ी बड़ी आज आप फैक्ट्रियां देखते हैं, यूनिलीवर और क्या नाम है, रैकेट एंड कोलमैन देख रहे हैं मिसाल के तौर पे, PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये तो बहुत बाद में आए। उस वक्त तो कुछ नहीं था। बहुत से लोग बताते हैं हम यहां आने के बाद सोचने लगे कि ये क्या हो गया, हमने क्या कर दिया।